मेरे सामने अचानक एक अजीब सा सवाल आ गया। दुनिया के खत्म होने से पहले मुझे 3 ऑप्शन में से एक चुनना था। पहला, खाने पीने की अनलिमिटेड सप्लाई। दूसरा, एक गोल्डन डेजर्ट ईगल जिसमें कभी गोलियां खत्म न हों। और तीसरा, एक ऐसा हेयर स्प्रे जो मुझे दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान बना दे, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक वो खत्म ना हो जाए। लेकिन मुझे पहले से पता था कि सिर्फ 3 घंटे बाद बर्फीली प्रलय आने वाली है। इंसानों के रहने की हालत तेजी से खराब होने वाली थी। ऊपर से ज़ॉम्बी वायरस भी फैलने वाला था। समाज का कानून और व्यवस्था धीरे धीरे पूरी तरह टूटने वाली थी। ऐसी दुनिया में सबसे बड़ी समस्या हथियार नहीं, बल्कि खाना होने वाला था। इसलिए मैंने बिना एक सेकंड गंवाए पहला ऑप्शन चुन लिया। चयन सफल। होस्ट को अनलिमिटेड फूड सप्लाई प्रदान की गई है। जैसे ही ये आवाज मेरे कानों में पड़ी, मेरे अंदर खुशी की एक लहर दौड़ गई। मैंने मन ही मन कहा, मुझे एक कोक चाहिए, हल्की बर्फ के साथ। अगले ही पल एक बर्फ जैसी ठंडी कोका कोला मेरे हाथ में प्रकट हो गई। मैं अपनी खुशी रोक ही नहीं पा रहा था। ये सच में काम कर रहा था। अब सब कुछ बदलने वाला था। प्रलय आने वाली थी और दुनिया के सारे नियम बदलने वाले थे। लेकिन एक बात तय थी, अब मुझे कभी भूख और गरीबी वाले वो बदतर दिन नहीं झेलने पड़ेंगे। अब मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने वाला था। उस दिन से मैंने फैसला कर लिया कि अब सस्ता खाना नहीं, सिर्फ बढ़िया खाना खाऊंगा। मैंने सिस्टम से कहा, चलो टेंस एंड बीफ स्क्यूअर्स भेजो। अगले ही पल मेरे सामने गर्मा गर्म बीफ स्क्यूअर्स आ गए और मैं मजे से उन्हें खाने लगा। तभी मेरे फोन पर मेरी गर्लफ्रेंड का मैसेज आया। मैं ग्रेजुएट स्कूल की एंट्रेंस परीक्षा पास कर चुकी हूं। मुझे तुमसे कुछ बातें साफ करनी हैं। चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। तुम भी जानते हो कि अब हम दोनों एक ही लेवल पर नहीं हैं। तुम सिर्फ 3,000 युआन महीने कमाने वाले एक साधारण वर्कर हो, जबकि मैं अब ग्रेजुएट स्टूडेंट बनने जा रही हूं। मेरा भविष्य बहुत उज्जवल है। मैं जानता हूं कि यह बहुत क्रूर है, और मैं ये भी जानती हूं कि इन सालों में तुमने मेरी पढ़ाई के दौरान मेरा साथ दिया है। लेकिन मैंने भी अपनी जवानी के कई साल इस सफर में लगाए हैं। अब हम दोनों बराबर हैं। आज के बाद मुझसे दोबारा संपर्क मत करना। यहीं सब खत्म होता है। मैं स्क्रीन पर लिखे उन ठंडे और बेरहम शब्दों को घूरता रह गया। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सीने में छुरा घोंप दिया हो। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वो दर्द धीरे धीरे गायब हो गया। मेरे चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान उभर आई। हाँ लूना, तुम इस फैसले पर बहुत पछताने वाली हो। तभी सिस्टम की आवाज फिर मेरे कानों में गूंज उठी। होस्ट के जीवित रहने को सुनिश्चित करने के लिए सिस्टम हर रात 12 बजे डेली चेक इन रिवॉर्ड प्रदान करेगा। इनामों में हथियार, संसाधन, शारीरिक क्षमताओं में वृद्धि और अन्य विशेष वस्तुएं शामिल हो सकती हैं। होस्ट प्रतिदिन केवल एक रिवॉर्ड चुन सकता है। ये सुनते ही मेरे अंदर उत्साह की लहर दौड़ गई। जिंदगी में पहली बार मैं आने वाली प्रलय का इंतजार कर रहा था। पुरानी दुनिया में मैं एक साधारण और बेनाम इंसान था, लेकिन जो नई दुनिया आने वाली थी, उसमें मैं अपनी किस्मत पूरी तरह बदलने वाला था। यही सोचते हुए मैं अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर लेकर किराए के कमरे की तरफ निकल पड़ा। बिल्डिंग पहुंचकर मैं लिफ्ट का इंतजार करने लगा। तभी पीछे से एक तिरस्कार भरी आवाज सुनाई दी। ए वर्कर, थोड़ा दूर हटो, तुमसे पसीने की बदबू आ रही है। मैंने मुड़कर देखा। मेरे सामने बैंक की यूनिफॉर्म पहने सोफी खड़ी थी। उसने अपना हाथ नाक पर रखा हुआ था और मुझे ऐसे घूर रही थी जैसे मैं कोई गंदगी हूं जिस पर उसका पैर पड़ गया हो। सोफी मेरी पड़ोसी थी। मैं फ्लैट 501 में रहता था, जबकि वो और उसका नया नया पति वेड 502 में रहते थे। उनकी शादी को अभी सिर्फ 1 महीना ही हुआ था। शादी वाले दिन मैंने उसे सफेद गाउन में देखा था। सच कहूं तो वो बेहद खूबसूरत थी। चेहरा और फिगर मिलाकर आराम से 90 में से 90 नंबर पाने लायक। यहां तक कि अभी अभी मुझे छोड़कर जाने वाली मेरी एक्स गर्लफ्रेंड भी उसके सामने फीकी लगती थी।
लेकिन उसे देखकर मेरे चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई, क्योंकि मुझे पता था कि कुछ घंटों बाद पूरी दुनिया बदलने वाली है। सोफी ने मेरी मुस्कान देखी तो उसका चेहरा और भी सख्त हो गया। उसकी सहन शक्ति जवाब देने लगी थी। वो गुस्से में बोली, अगर ऐसे ही घूरते रहे ना तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल दूंगी। सोफी गुस्से में मुझे घूरते हुए बोली, पूरा दिन काम करके पहले ही थक चुकी हूं और अब तुम्हारे जैसे इंसान की वजह से दम घुट रहा है। आज सच में मेरा बदकिस्मत दिन है। असल में उसका पति वेड एक बड़ी कंपनी में एग्जीक्यूटिव था। दोनों खुद को समाज का ऊंचे दर्जे का इंसान समझते थे और मेरे जैसे मजदूरी करने वालों को दिल से नीचा समझते थे। तभी लिफ्ट आ गई। मैं अंदर चला गया। सोफी ने मेरे साथ लिफ्ट में आने की बजाय अगली लिफ्ट का इंतजार करना बेहतर समझा। लेकिन दरवाजा बंद होने से ठीक पहले मैंने शांत आवाज में कहा, अगर रात में भूख लगे तो मुझे याद से ढूंढ लेना। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा बंद हुआ, सोफी के शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई, लेकिन अगले ही पल वो गुस्से से लाल हो गई। ये खुद को समझता क्या है? मैं उससे खाना मांगने जाऊंगी? लगता है इसका दिमाग खराब हो गया है। मैं अपने कमरे में वापस आ गया। सबसे पहले मैंने अलमारी खंगालना शुरू कर दिया, क्योंकि बर्फीली प्रलय आने में अब ज्यादा समय नहीं बचा था। मुझे मोटे जैकेट, गर्म कपड़े और कंबल निकालकर तैयार रखने थे। तभी दरवाजे पर जोरदार धम धम की आवाज आने लगी। थक थक थक। बाहर से सोफी की गुस्से भरी आवाज सुनाई दी, ए वर्कर, बाहर निकल और अपनी बात समझा। अभी जो कहा था उसका मतलब क्या था? अंदर छिपकर मत बैठो, मुझे पता है कि तुम घर पर ही हो। शोर सुनकर बगल वाले फ्लैट का दरवाजा खुला। वेड बाहर निकल आया। उसने हैरानी से पूछा, सोफी, क्या हुआ? तुम इस वर्कर के दरवाजे पर इतना हंगामा क्यों कर रही हो? सोफी तुरंत शिकायत भरे अंदाज में बोली, हनी, इस घटिया आदमी की हिम्मत देखो। ये मुझ पर लाइन मार रहा था। मैं चाहती हूं कि इसे इस बिल्डिंग से बाहर निकलवा दिया जाए। वेड का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। वो मेरी तरफ घूरते हुए बोला, तो इस कमीने की इतनी हिम्मत हो गई है? फिक्र मत करो बेबी, मैं अभी इसे। लेकिन वेड अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया, क्योंकि उसी समय उसकी नजर मेरी आंखों से टकरा गई। मैं दरवाजे पर खड़ा उसे ठंडी और खतरनाक नजरों से देख रहा था। उसका सारा घमंड एक पल में गायब हो गया। वेड दिखने में काफी नाजुक था, जबकि मैं सालों से शारीरिक मेहनत वाला काम कर रहा था। मेरा शरीर पूरी तरह मजबूत और ताकतवर बन चुका था। अगर बात हाथापाई तक पहुंचती तो जीत किसकी होगी, ये पहले से ही साफ था। मेरी ठंडी नजरों से सामना होते ही वेड का सारा आत्मविश्वास गायब हो गया। उसने तुरंत अपना रवैया बदल लिया और चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान लाते हुए बोला, हाँ हाँ, तुम वापस आ गए। आज काम का दिन काफी लंबा रहा होगा। जाओ, आराम कर लो। सोफी ये देखकर हैरान रह गई। वो गुस्से में बोली, तुम पीछे क्यों हट रहे हो? क्या तुमने नहीं देखा कि अभी इसने मुझे किस तरह देखा था? कहीं तुम इससे डर तो नहीं गए? वेड जल्दी से बोला, हनी, तुम गलत समझ रही हो। मैं इससे नहीं डरता। हम समाज के एलीट लोग हैं। हमारी जिंदगी खुशहाल और सफल है। उसके जैसे लोग हमेशा हमसे जलते रहेंगे। तुमने भाग्यशाली व्यक्ति पीछे हटने का सिद्धांत नहीं सुना? फिर उसने घमंड से कहा, असल में अच्छी जिंदगी तो हमारी है। ऐसे लोगों से उलझने का कोई फायदा नहीं होता। कभी कभी एक कदम पीछे हट जाना ही सबसे अच्छा फैसला होता है। उनकी बातें सुनकर मैं बस अंदर ही अंदर मुस्कुरा दिया। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों बाद उनकी तथाकथित ऊंची हैसियत किसी काम की नहीं रहने वाली थी। मैं अपने कमरे में वापस आया और अपने पास मौजूद सारे मोटे कंबल निकाल लिए। फिर मैंने दरवाजों और खिड़कियों को अच्छी तरह सील कर दिया। अब बस शांत बैठकर प्रलय के आने का इंतजार करना था।
उस रात अचानक गर्म हवा के बीच बर्फ जैसी ठंडी हवा का एक झोंका कमरे में घुस आया। आसमान से धीरे धीरे बर्फ गिरनी शुरू हुई, लेकिन कुछ ही मिनटों में हालात पूरी तरह बदल गए। बर्फबारी पागलों की तरह होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से बर्फ नहीं, पूरा समुद्र बरस रहा हो। सिर्फ 30 मिनट के अंदर तापमान 30 डिग्री से सीधे 0 डिग्री पर आ गिरा, और गिरना अभी भी जारी था। उसी समय मेरे दिल में खुशी की एक चिंगारी भड़क उठी, क्योंकि घड़ी में रात के 12 बज चुके थे। सिस्टम की आवाज मेरे दिमाग में गूंज उठी। आज के डेली चेक इन रिवॉर्ड इस प्रकार हैं। पहला विकल्प, विशेष सामग्री से बने 10,000 थर्मल सूट जो 100 डिग्री तक के तापमान को सह सकते हैं। दूसरा विकल्प, एक वायरलेस बैटरी पैक जो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ काम करेगा। तीसरा विकल्प, 10,000 टेराबाइट की फ्लैश ड्राइव जिसमें दुनिया की हर फिल्म, सीरीज और वीडियो मौजूद है। चौथा विकल्प, एक ऐसा खरबूजा जो इतना मीठा है कि उसे खाते ही डायबिटीज हो जाए। मैंने कुछ सेकंड सोचकर तुरंत फैसला कर लिया। बाहर का तापमान खतरनाक गति से गिर रहा था। ऐसे समय में सबसे जरूरी चीज मनोरंजन या बिजली नहीं, बल्कि जिंदा रहने के लिए गर्मी थी। इसलिए मैंने बिना हिचकिचाए पहला विकल्प चुन लिया। मैं 10,000 स्पेशल थर्मल सूट चुनता हूं। मेरे लिए अभी सबसे बड़ी प्राथमिकता सिर्फ एक थी, इस बर्फीली प्रलय में खुद को गर्म और सुरक्षित रखना। मैं बिस्तर पर बैठा सोचने लगा। सच बताओ तो ये सिस्टम भी बड़ा अजीब है। लगातार 2 दिनों से आखिरी ऑप्शन कोई न कोई मजाक ही निकल रहा है। जैसे ही मैंने अपना चुनाव पक्का किया, मेरे सामने एक काला थर्मल सूट प्रकट हो गया। मैंने उसे हाथ में लेकर ध्यान से देखा। उसका कपड़ा बिल्कुल अलग था। वो रुई जितना मुलायम और आरामदायक था, जबकि उसमें कश्मीरी ऊन जैसी चिकनाहट भी महसूस हो रही थी। मैंने बिना देर किए उसे पहन लिया। अगले ही पल मेरी आंखें चमक उठीं। ये सिर्फ ठंड को रोक नहीं रहा था, बल्कि खुद गर्मी पैदा कर रहा था। मेरा चेहरा, हाथ और पैर पूरी तरह खुले हुए थे, फिर भी मुझे जरा सी भी ठंड महसूस नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे बाहर बर्फीली तबाही नहीं, बल्कि सुहाना वसंत चल रहा हो। अब मेरे पास खाने की भी कमी नहीं थी और गर्म रहने की भी चिंता नहीं थी। मैं आराम से खिड़की के पास जाकर बैठ गया और शहर को सफेद चादर में ढकते हुए देखता रहा। तभी अचानक नीचे से एक भयानक चीख सुनाई दी। आ! मैं तुरंत खिड़की की तरफ दौड़ा और नीचे झांका। लेकिन जो मैंने देखा, उसे देखकर मैं एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। एक युवक का चेहरा अजीब तरह से फट चुका था। उसकी त्वचा पर जगह-जगह गहरी दरारें पड़ गई थी। और सिर्फ चेहरा ही नहीं, उसके शरीर का हर खुला हिस्सा उन्हीं डरावनी दरारों से भर चुका था। आसपास खड़े लोग घबराकर उससे दूर भागने लगे। फिर सिर्फ 30 सेकंड बाद उस युवक की आंखें अचानक फैल गई। उसका शरीर लड़खड़ाया और वो सीधे जमीन पर गिर पड़ा। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। लेकिन असली डरावनी बात यह थी कि वो अकेला नहीं था। कुछ ही मिनटों में और भी लोगों के शरीर पर वैसी ही दरारें दिखाई देने लगी। पूरा रिहायशी परिसर अफरातफरी में बदल गया। मैंने ध्यान से उन सभी पीड़ितों को देखना शुरू किया, और तभी मुझे एक समान बात नजर आई। मरने वाला हर इंसान कुछ देर पहले बर्फ में खेल रहा था। मेरे मन में तुरंत एक खतरनाक शक पैदा हुआ। क्या ये बर्फ जहरीली है? मैंने तेजी से हालात का विश्लेषण किया। बर्फ के संपर्क में आने के लगभग 5 मिनट बाद त्वचा पर दरारें पड़ रही थी, और दरारें आने के 30 सेकंड के अंदर मौत हो रही थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी था।
क्या ये जहर एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है? मैंने गहरी सांस छोड़ी। स्थिति मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा भयानक थी। सिर्फ थोड़े से समय में नीचे दर्जनों लोग अपनी जान गंवा चुके थे, और ये तो प्रलय की बस शुरुआत थी। मैंने तुरंत अपना फोन उठाया। मुझे जानना था कि शहर के बाकी हिस्सों में क्या हो रहा है और ये आपदा आखिर कितनी बड़ी बनने वाली है। मैंने तुरंत अपना फोन खोला और इंटरनेट पर नजर डाली। जैसा मैंने सोचा था, हर जगह सिर्फ एक ही विषय छाया हुआ था। जहरीली बर्फ अब पूरे इंटरनेट पर ट्रेंड कर रही थी। उधर हमारी बिल्डिंग का ग्रुप चैट भी संदेशों से फट पड़ा था। एक के बाद एक मैसेज लगातार आ रहे थे। कोई है क्या? मेरे बच्चों को बचा लो। आखिर इस दुनिया को क्या हो गया है? घबराओ मत, ये सब कुछ समय के लिए है। हमें जल्द ही बचा लिया जाएगा। क्या किसी के पास पानी या खाना है? मैं जितनी कीमत कहोगे देने को तैयार हूं। इन संदेशों को पढ़कर मुझे समझ आ गया कि कुछ लोग अब हालात की गंभीरता को महसूस करने लगे थे। ये कोई साधारण प्राकृतिक आपदा नहीं थी जो कुछ दिनों में खत्म हो जाए। बर्फबारी शुरू हुए अभी सिर्फ 1 घंटा हुआ था, लेकिन बर्फ की मोटाई पहले ही आधा मीटर पार कर चुकी थी। और सबसे डरावनी बात, इसके रुकने का कोई संकेत नहीं था। मैंने एक बार फिर अपने कमरे की जांच की। दरवाजे, खिड़कियां और हर छोटी दरार को ध्यान से देखा, ताकि कहीं से भी जहरीली बर्फ अंदर ना आ सके। सब कुछ सुरक्षित देखकर मैंने चैन की सांस ली। अब घबराने की कोई जरूरत नहीं थी। मैं आराम से बिस्तर पर लेट गया और सो गया। अगली सुबह ठीक 8 बजे मेरी आंख खुली। मैं उठकर सीधे खिड़की के पास गया, लेकिन बाहर का नजारा देखकर कुछ पल के लिए मैं भी चुप रह गया। कल रात जिन लोगों की मौत हुई थी, उनकी लाशें पूरी तरह बर्फ के नीचे दफन हो चुकी थी। बर्फ इतनी जमा हो गई थी कि उसकी ऊंचाई पहली मंजिल से भी ऊपर पहुंच चुकी थी। मैंने फोन पर तापमान देखा, -30 डिग्री। सिर्फ एक रात में दुनिया नरक बन चुकी थी। हां, एक अच्छी बात जरूर थी। फिलहाल बर्फबारी रुक गई थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि अगली बर्फीली लहर कब आएगी। इसके बाद मैंने घर की सुविधाएं चेक की, और जैसा मुझे पहले से अंदाजा था, पानी बंद था, बिजली बंद थी, गैस भी बंद थी। अब लोगों के सामने सिर्फ ठंड की समस्या नहीं थी, उनके पास गर्म रहने का कोई साधन भी नहीं बचा था। ऐसी भयानक ठंड में लोग सिर्फ मोटे जैकेट और कंबलों के भरोसे जिंदा रहने की कोशिश कर सकते थे। लेकिन मैं जानता था, आज बहुत से लोग ठंड से मरने वाले हैं। हालांकि मुझे इसकी बिल्कुल चिंता नहीं थी। मैं अपने कमरे में आराम से बैठा था। मेरे सामने गर्मागर्म हॉटपॉट उबल रहा था, हाथ में गरम चाय थी, और मैं आराम से बिल्डिंग ग्रुप चैट स्क्रॉल कर रहा था। एक रात पहले जो ग्रुप लगातार मैसेजों से भरा हुआ था, अब वहां अजीब सी खामोशी थी। कई लोग अचानक गायब हो चुके थे। उनमें से कुछ जहरीली बर्फ के शिकार हुए होंगे, कुछ ठंड से जम गए होंगे, और कुछ शायद अब कभी जवाब देने के लिए जिंदा ही नहीं बचे थे। बर्फीली प्रलय का असली आतंक अब शुरू हुआ था। पूरे दिन बिल्डिंग ग्रुप में सिर्फ इक्का-दुक्का मदद की पुकारें ही दिखाई देती रहीं। कोई है क्या? मेरे पास खाना खत्म हो गया है, कृपया कोई जवाब दो। लेकिन अब उन संदेशों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। पूरा माहौल मौत जैसी खामोशी में डूब चुका था। मैं पूरा दिन अपने कमरे के अंदर ही रहा। रात होते होते फिर से घड़ी में 12 बज गए, और हमेशा की तरह सिस्टम की आवाज मेरे दिमाग में गूंज उठी। डेली चेक इन शुरू हो रहा है। आज के रिवॉर्ड विकल्प निम्नलिखित है। पहला विकल्प, अनंत गोलियों वाली गोल्डन डेजर्ट ईगल। दूसरा विकल्प,
पावर लेवल में 5 पॉइंट की वृद्धि। तीसरा विकल्प, एक आरामदायक स्लेज जो बर्फ और बर्फीली सतह पर बिना किसी प्रतिरोध के फिसल सकती है। चौथा विकल्प, एक ऐसा कार्बोनेटेड ड्रिंक जिसे पीते ही इंसान लगातार डकारे मारता रहे। मैं माथा पकड़कर हंस पड़ा। ये चौथा ऑप्शन आखिर कौन बनाता है? हर बार आखिरी विकल्प इतना बेकार क्यों होता है? सच कहूं तो मेरा मन गोल्डन डेजर्ट ईगल लेने का था, लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने दूसरा विकल्प चुना। पिछले कुछ दिनों के अनुभव से मुझे एक बात समझ आ चुकी थी, सिस्टम के रिवॉर्ड दोबारा भी दिखाई दे सकते थे। इसका मतलब था कि अगर आज डेजर्ट ईगल नहीं ली तो भविष्य में फिर मौका मिल सकता है। लेकिन ताकत बढ़ाने का मौका अभी मेरे सामने था, और ऐसी दुनिया में ताकत ही सबसे बड़ा सहारा थी। इसलिए मैंने बिना झिझक दूसरा विकल्प चुन लिया, पावर लेवल प्लस 5 इंच। जैसे ही चयन पूरा हुआ, मेरे पूरे शरीर में ऊर्जा का विस्फोट सा महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे हर मांसपेशी अचानक कई गुना मजबूत हो गई हो। मेरी नसों में शक्ति दौड़ने लगी। मैंने तुरंत अपनी ताकत जांचने का फैसला किया। सामने रखा हुआ मजबूत लकड़ी का डाइनिंग टेबल मेरी नजर में आया। मैंने एक मुक्का उसकी तरफ मारा। धड़ाम! टेबल का कोना तुरंत टूटकर लकड़ी के टुकड़ों में बिखर गया। मैंने अपना हाथ देखा। न कोई दर्द, न कोई चोट। मेरे चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई। ये अपग्रेड सिर्फ ताकत तक सीमित नहीं था। मेरी गति, संतुलन, सटीकता और लड़ाई की क्षमता, सब कुछ पहले से कई गुना बेहतर हो चुका था। इसके बाद 3 और दिन बीत गए। इन दिनों मैं एक बार भी घर से बाहर नहीं निकला। बाहर कभी बर्फ रुकती तो कभी फिर से आसमान से तूफान की तरह बरसने लगती। अब हालत यह थी कि बर्फ की ऊंचाई लगभग मेरी खिड़की तक पहुंच चुकी थी। पूरा शहर सफेद कब्रिस्तान जैसा दिखने लगा था। फिर आखिरकार जिस चीज का मैं इंतजार कर रहा था वो दोबारा सामने आई। रात के चेक इन में गोल्डन डेजर्ट ईगल फिर से दिखाई दी। इस बार उसके साथ एक विशेष पैसिव स्किल भी थी। हर गोली अपने लक्ष्य पर 100% सटीकता से लगेगी। मैंने बिना देर किए तुरंत उसे चुन लिया। इतना शक्तिशाली हथियार छोड़ना बेवकूफी होती। तीसरे विकल्प के रूप में मैंने एक और उपयोगी वस्तु चुनी, एक स्थायी ताप देने वाला चूल्हा। उसका आकार कमल के फूल जैसा था, इतना छोटा कि हथेली पर आसानी से रखा जा सके। उसके अंदर से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उसे चलाने के लिए न बिजली चाहिए थी, न बैटरी, न गैस, न किसी तरह का ईंधन। वो खुद ही अनंत ऊर्जा पैदा करता था और लगातार गर्मी देता रहता था। अब मेरे पास खाना था, गर्मी थी, असीमित संसाधन थे, और एक ऐसा हथियार भी था जिसकी हर गोली निशाने पर लगती थी। जबकि बाहर की दुनिया हर गुजरते दिन के साथ और भी ज्यादा अंधेरे और खतरनाक नरक में बदलती जा रही थी। उस छोटे से कमल के आकार वाले हीटर की सबसे खास बात यह थी कि जैसे ही उसे कमरे में रखा जाए, वो अपने आसपास लगभग 3 मीटर के दायरे में तापमान को हमेशा 26 डिग्री पर बनाए रखता था। लेकिन उसकी एक कमी भी थी, दीवारें उसके प्रभाव को रोक देती थी। यानी गर्मी एक कमरे से दूसरे कमरे में नहीं फैल सकती थी। फिर भी मेरे पास ऐसे 10,000 हीटर थे। मैंने कमरे के अलग अलग कोनों में कुछ हीटर रख दिए, और देखते ही देखते पूरा कमरा आरामदायक गर्माहट से भर गया। मैं कुछ पल उन्हें देखता रहा और फिर हंस पड़ा। तो क्या अब मेरा थर्मल सूट बेकार हो गया? हालांकि शिकायत करने जैसी कोई बात नहीं थी। कम से कम अब मैं अपने घर में आराम से नहा तो सकता था। वैसे भी पहले दिन मिले अनलिमिटेड फूड सप्लाई में गर्म पानी भी शामिल था, इसलिए पानी की कोई समस्या नहीं थी। मैंने अपना फोन उठाया। उसमें अभी भी थोड़ी बैटरी बची हुई थी। बिल्डिंग ग्रुप में स्क्रॉल करते हुए मेरी नजर एक नए संदेश पर पड़ी। किसी ने सुझाव दिया था कि सभी लोग अंडरग्राउंड पार्किंग में जाकर सामानों की अदला बदली करें।
मैंने पढ़ते ही सिर हिलाया। बुरा आइडिया नहीं है। अंडरग्राउंड पार्किंग सीधे बाहर की दुनिया से जुड़ी हुई थी, लेकिन अब उसके सारे प्रवेश द्वार बर्फ के नीचे दब चुके थे। इस वजह से लोग केवल इमरजेंसी सीढ़ियों के रास्ते ही वहां पहुंच सकते थे। मैं पिछले 5 दिनों से लगातार कमरे के अंदर ही बंद था। खाना, सोना और सिस्टम के रिवॉर्ड लेना, धीरे धीरे ये सब थोड़ा उबाऊ लगने लगा था। इसलिए मैंने फैसला किया कि नीचे जाकर हालात खुद देखे जाएं। मैं इमरजेंसी सीढ़ियों से होता हुआ अंडरग्राउंड पार्किंग में पहुंचा। वहां का दृश्य देखकर मैं कुछ पल के लिए रुक गया। पूरा पार्किंग एरिया लोगों से भरा हुआ था। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई और एक मोटा मोटा अंदाजा लगाया। हमारे रिहायशी परिसर में कुल 15 इमारतें थी और लगभग 3,700 निवासी रहते थे, लेकिन इस समय वहां मुश्किल से 600 लोग मौजूद थे। मतलब सिर्फ 5 दिनों में ही हजारों लोग गायब हो चुके थे। हालांकि पूरी सच्चाई शायद इससे थोड़ी अलग थी। आखिर बर्फबारी आधी रात में शुरू हुई थी। ज्यादातर लोग सीधे बर्फ के संपर्क में नहीं आए थे। संभव था कि कई परिवारों के पास अभी भी घर में कुछ राशन बचा हो, इसलिए वे यहां आने की जरूरत महसूस नहीं कर रहे थे। मैं लोगों को ध्यान से देखने लगा। हर तरफ वस्तुओं का लेन देन चल रहा था। कोई बोतलबंद पानी के बदले मोबाइल फोन दे रहा था। कोई सिगरेट के बदले इंस्टेंट नूडल्स मांग रहा था। कहीं एक चिकन लेग के बदले बुखार की दवा का सौदा हो रहा था। अब पैसों की कीमत लगभग खत्म हो चुकी थी। लोग सीधे सामान के बदले सामान का व्यापार कर रहे थे। सबसे ज्यादा मांग खाने और पीने की चीजों की थी, जबकि कुछ लोग अपने बीमार परिवार वालों के लिए दवाइयां ढूंढते हुए इधर उधर भटक रहे थे। मैं भीड़ के बीच खड़ा सब कुछ देख रहा था और मुझे साफ दिखाई दे रहा था कि सभ्यता की चमकदार परत धीरे धीरे उतर रही थी और उसके नीचे छिपी असली इंसानी प्रकृति अब बाहर आने लगी थी। अगर स्टोरी पसंद आया हो तो कमेंट में एक रेड हार्ट देना कभी मत भूलना। और हाँ, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना कभी मत भूलना। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करो एपिक मैनवाजेड को, क्योंकि स्टोरी अभी बाकी है।